गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ओके, ये चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं। ग्राफ्स हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि ग्राफ क्या होते हैं। तो ग्राफ एक कहना चाहिए ग्राफ एक ड्राइंग स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम बड़े डाटा को एक ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या एक लाइन या बड़े बड़े कॉलम्स या ऐसे टाइप में उसको शो करते हैं। अगर आप क्रिकेट वॉच करते होंगे तो आपने देखे होंगे कि कई बार किसी टीम का एवरेज शो होता है, तो आपने कहीं ऐसा ग्राफ देखे होंगे कि पहले ओवर में अगर मान लो इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है तो इंडिया का स्कोर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देन उसके बाद जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है तो फिर इंग्लैंड कैसा वहाँ तक रीच कर रहा है, या कहाँ पर उसके विकेट्स ड्रॉप हुए हैं, तो आपको वहाँ पर ऐसे कुछ सर्कल्स मिलेंगे जहाँ पर हमको ये पता लगता है कि यहाँ पर इसके विकेट ड्रॉप्स हुए हैं। इंडिया में केस में भी आपको यहाँ पर ऐसे दिखेंगे, जिससे हमको ये पता चलता है कि कहाँ पर कैसे विकेट ड्रॉप हुए हैं, कौन कितने एवरेज से ऊपर जा रहा है, कौन कितने रन पीछे है, कितने ओवर्स हो गए हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन हमको इस छोटे से स्ट्रक्चर में क्या होता है पूरा पता चल जाता है। तो बड़े बड़े डेटास को अगर हम छोटे ड्राइंग स्ट्रक्चर्स में इंडिकेट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्स कहते हैं, है ना। हिंदी में अगर देखो तो ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, लेखा चित्र बोलते हैं। तो वर्ड से ही क्लियर है, चित्र मतलब कि हम उसमें क्या बना रहे हैं, किसी चीज़ की ड्राइंग बना रहे हैं, मतलब ड्रॉ करके हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, जब इंडिकेट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्राफ करते हैं, ग्राफ कहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट इंट्रोडक्शन। In our day-to-day life, we often come across graphical representation of numerical data. हम अपनी day-to-day life में हमें बहुत से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जिसमें न्यूमेरिकल डाटास के बारे में हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है ग्राफ्स के बारे में। हम ग्राफ को कहाँ कहाँ देखते हैं, तो हम बुक्स, मैगजीन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा में हमको क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। ग्राफ आर मेनली यूज टू कंपेयर न्यूमेरिकल डाटा। ग्राफ का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, टू कंपेयर न्यूमेरिकल डाटा। किसी भी दो न्यूमेरिकल डाटास को वो कंपेयर करेगा, जैसे कि कोई दो स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स को कंपेयर करना, है ना। कोई दो क्लासेस हैं तो फर्स्ट वाली क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड वाली क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं। या फिर अगर आप देखो तो कितने लोगों को कौन सा वेजिटेबल पसंद है, या कितने लोगों को क्या करना पसंद है, म्यूज़िक कितने लोगों को पसंद है। ऐसे टाइप की जब बात आती है तब हम उसको किससे शो करते हैं, हम ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ जो होता है वो बहुत कन्वीनियंट होता है, सिंपल होता है और इफेक्टिव वे होता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, और हमको वो ईजीली क्या होता है, समझ आ जाता है। अर्लियर क्लासेस में हमने कौन कौन से ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हम बार ग्राफ जो है वो बहुत प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम पढ़ लिया है, हमने पाई चार्ट पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो देखते हैं हम कि हमने कौन कौन से ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले होता है हमारा बार ग्राफ, है ना। वर्ड से क्लियर होता है। बार मतलब कि क्या होते हैं, तो बार मतलब होती है ऐसे टाइप के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बार्स कहते हैं, है ना। तो बार ग्राफ जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका पैरेलल, एंड दूसरा होता है आपका वर्टिकल, या आप जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हो। एक बार आपको ऐसा मिलेगा, और कुछ प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको कुछ बार्स ऐसे मिलते थे वहाँ पे, है ना। हमने ऐसे वाले बार्स भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जहाँ पर बार कैसे होते हैं, आपके हॉरिजॉन्टली बने होते हैं। और एक होता है आपका पैरेलल, मतलब जो आपका वर्टिकल बना होता है। ओके, for example, the following bar graph compare the number of movie goers belonging to three different categories: children, youngster and middle age who went to watch a movie last Sunday. एक मूवी लगी थी लास्ट संडे को, अभी नहीं लगी है, सॉरी, अभी तो मूवीज़ बंद हो गई है। यहाँ पर एक बार ग्राफ में शो किया गया है कि किसी लास्ट संडे को एक मूवी लगी थी जहाँ पर चिल्ड्रन, यंगस्टर और मिडिल एज के पीपल जो हैं वो मूवीज़ वॉच करने के लिए गए थे। तो आप देखो, अगर ये दो एक्सेसेस होती हैं, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है। एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टली बनी होती है, वाई एक्सेस वर्टिकल बनी होती है। ये एक परपेंडिकुलर बने होते हैं, मतलब ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे मैम कहाँ फिर से एंगल पढ़ाने लग गए आप, है ना। तो मूव ऑन करते हैं हम अपने टॉपिक पे। चिल्ड्रंस आपको दिए हुए हैं कि चिल्ड्रन कितने नंबर ऑफ मूवी गोयर्स है, तो चिल्ड्रंस कितने दिख रहे हैं हमको यहाँ पर 150।
यंगस्टर्स ज़्यादा शौक होता है उनको मूवीज़ देखने का, तो कितने हैं यहाँ पर 250s, एंड मिडिल एज कितने हैं यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है कि कितने चिल्ड्रंस गए थे मूवी देखने, कितने यंगस्टर्स गए थे, कितने मिडिल एज गए थे, है ना। तो इस छोटे से ग्राफ में उस पूरे का डिस्क्रिप्शन मिल गया है हमको कि हम देख के बता सकते हैं कि इतने चिल्ड्रंस गए थे, इतने यंगस्टर गए थे और इतने मिडिल एज गए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो होता है डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ मतलब कि क्लियर है कि जहाँ पर एक एक बार बने होते हैं उसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। तो डबल बार ग्राफ हम किसको बोलते हैं? डबल बार ग्राफ जिसमें कि दो बार्स का एक साथ कंपैरिजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल बार ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स है, दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है। जो ब्लू वाला है वो फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है, जो येलो वाला है वो सेकंड टर्म को इंडिकेट करता है। ओके, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो अनीता, शिखा, रेवा और स्मिता ये चार हैं जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। एक चीज़ आप हमेशा देखेंगे ग्राफ्स में कि ग्राफ में जब भी आपका ये जो वाई एक्सिस में आप जो नंबर्स लेते हैं वो एक प्रॉपर क्या बोलना चाहिए डिफरेंस के साथ ही लोगे। ऐसा नहीं कि 0 लिए, 10 ले लिए तो फिर इधर 15 ले लिए, फिर इधर 50 ले लिए, फिर इधर 120 ले लिए, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर क्या बोलना चाहिए डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर 20 का डिफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पर इसने फिर ये वाई एक्सिस को फॉर्म किया है। ओके, तो जो हमारा रेड वाला है जो आपका ब्लू वाला है वो क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर का है, और जो येलो वाला है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर का है। तो अनीता जो है उसको फर्स्ट सेमेस्टर में अप्रॉक्स 80% मिले थे और सेकेंड सेमेस्टर में 60% मिले थे। शिखा जो है उसको फर्स्ट सेमेस्टर में 60 मिले थे और सेकेंड सेमेस्टर में इसे 80 से थोड़े ऊपर मिला था। तो देखो ये 80 और 100 के बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब इसको कितने परसेंट मिलेंगे? 90% मिलेंगे, है ना, क्योंकि बीच में 20 का गैप है। और अगर बिल्कुल बीचों बीच की आप बात करो तो वो कितना हो जाएगा? वो 90 हो जाएगा। ओके, सेम अगर हम रेवा का कंपेयर करें तो रेवा को फर्स्ट में 80 मिले थे, सेकंड में कितने मिले थे? तो आप देखो ये 60 से थोड़ा सा ऊपर है ना, ये मिडिल में नहीं है, मिडिल से थोड़ा नीचे है, तो इसे नियर अबाउट 63% हम कह सकते हैं। ओके, एंड सेम विथ स्मिता। तो स्मिता का पहला परसेंटेज कितना था? तो ये 20 से थोड़ा ऊपर है, तो 20 और 40 के बीच में, मतलब ये 30 हो गया। और जो सेकेंड सेमेस्टर में उसका परसेंट था वो तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ये 0 और 10 से भी नीचे है, मतलब नियर अबाउट 6 और 7% है, 6 और 7% है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? डबल बार ग्राफ। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम भी पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल होता है कि 0 से 10 और 10 से 20 ऐसे टाइप के आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, और उसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फ़र्क होता है कि इसमें बार ग्राफ में जो बार्स बने होते हैं उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में आप देख रहे हो तो इसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता, ये एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होकर बनते हैं। रीज़न ये होता है कि यहाँ पर आप दो इंटरवल्स के बीच में कंपेयर कर रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हाइट 120 से 130 सेंटीमीटर, तो 120 से 130 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं? तो 9 स्टूडेंट्स हैं। तो हम 120 और 130 का एक प्रॉपर एक ग्राफ बनाएंगे, है ना, एक बार बनाएंगे, और फिर 130 से 140 का एक बनाएंगे, फिर 140 से 150 का एक बनाएंगे, और 150 से 160 का एक बनाएंगे। क्योंकि जो ये नंबर्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनके जो बार्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होकर बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि 120 से 130 कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने ये 9 तक लेके गए। फिर 6 स्टूडेंट्स थे, फिर 140 से 150 5 स्टूडेंट्स थे, 150 से 160 10 स्टूडेंट्स थे। तो ये ग्राफ आप पढ़ चुके हो, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट पाई चार्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये मेरा फेवरेट है। पाई चार्ट जो है इसको हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें एक सर्कल बना होता है और सर्कल में हम कंपेयर कर लेते हैं परसेंटेज के थ्रू कि कितनों को क्या क्या पसंद है। लाइक 18% को जू पसंद है, 22% को म्यूजियम पसंद है, 35% को वाटर पार्क पसंद है, एंड 25% को बॉटनिकल गार्डन पसंद है ना। तो ऐसे में क्या होता है, हमको देखते से समझ में आ जाता है कि अरे इतने लोगों को ये पसंद है, इतने लोगों को ये पसंद है, तो हम इससे आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, लेट्स नो मोर। अब ये ग्राफ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम और ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। हमारा दूसरा ग्राफ क्या है जो हमारे लिए न्यू है, वो है हमारा कौन सा? लाइन ग्राफ। ठीक है, अब हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन एट फिक्स टाइम इंटरवल।
एक किसी ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है कि वो किसी फिक्स टाइम में, मतलब कि 2 आवर्स के डिस्टेंसेस में 2 आवर्स के इंटरवल में हम देखेंगे कि वो कितना कितना ट्रैवल कर रही है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट टेकन आफ्टर एवरी 3 आवर, किसी पेशेंट का टेम्परेचर हर 3 आवर के बाद क्या करा जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन डिफरेंट ओवर, किसी प्लेयर का रन देख रहे हैं कि वो हर ओवर में कितने रन बना पा रहा है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें 2 चीज़ देख रहे हैं, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है ना। जैसे कि टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है, वो अपना चलते जाएगा, उसके साथ कोई दूसरी चीज़ क्या होगी, डिपेंड होते जाएगी कि या तो वो कम होते जाएगी या तो वो बढ़ते जाएगी। और दूसरी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, है ना। जैसे अगर आप फर्स्ट सिचुएशन देखो तो फर्स्ट सिचुएशन में बोला है कि वी मेजर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन एवरी 2 आवर। हम क्या कर रहे हैं, एवरी 2 आवर में अपनी ट्रेन का डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हर 2 आवर में वो कितना चल रही है। तो टाइम यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। मतलब पहले 2 आवर में अगर मान लो वो 10 किलोमीटर 10 नहीं बोलना चाहिए, 150 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर पा रही है, तो फिर अगले 2 आवर में वो और बढ़ेगा, फिर अगले 2 आवर में वो और बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही टाइम जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं होगा, ये अपना बढ़ते चले जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जो है वो टाइम के थ्रू चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम कम होगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा। ओके। सिमिलरली अगर आप दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो तो पेशेंट और वाला हमने एग्जाम्पल देखे थे कि एवरी 3 आवर में किसी पेशेंट का टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं। तो पहले 3 आवर में मान लो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर दूसरे 3 आवर में हो सकता है और बढ़ जाए, या हो सकता है कि दूसरे 3 आवर्स में क्या हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। तो आर तो हमारा क्या है, ये डिपेंडेंट है क्या, नहीं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये अपना बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पर, टाइम पर। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा या तो टेम्परेचर कम होते जाएगा या तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ओके। सेम वैसे ही जो हमने ओवर्स और रन्स कोड वाला देखा था, तो जो आपके ओवर है वो इंडिपेंडेंट है। ओवर तो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, पहला ओवर आएगा, दूसरा ओवर आएगा, तीसरा ओवर आएगा। जो रन्स कोड है वो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि रन उसके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, ओवर के कंपैरिजन। मान लो पहले ओवर में उसने 6 रन बनाया, दूसरे ओवर में उसने 2 रन बनाया, तीसरे ओवर में उसने मान लो कुछ भी रन नहीं बनाया, तो अगर हम बाद में देखें तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि पहले 6 बनाया था, फिर कितना बनाया था, 2 बनाया था। तो ऐसे हम उसको मतलब देखते जाएंगे। तो वो किस पर डिपेंड होगा, वो ओवर्स पर डिपेंड होगा कि कितने ओवर्स उसने खेला और कितने रन उसने स्कोर किया। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं, है ना। लाइन ग्राफ जैसे आप यहाँ पर देखो तो आपका जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन एट अ फिक्स टाइम इंटरवल से एवरी 2 आवर्स, उस पर इसने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ बनाने के लिए ये आपका एक ग्राफ पेपर है ना, उसमें आप 2 एक्सिस ड्रॉ करोगे। पहला एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा आपका एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पे हमेशा आप कौन सी वेरिएबल लोगे, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे जो डिपेंड नहीं करता है, जैसे यहाँ पर टाइम इन आवर्स हो गया। और वाई एक्सिस पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल लिखोगे जो टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे आपने 8 आवर्स 10 आवर्स, हर 2-2 आवर्स के बाद आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस उसका कंपेयर कर रहे हो। तो हर 2-2 आवर्स के बाद आपने मान लो 8, 10, 12, 2, 4 और 6 PM यहाँ पर लिख लिए गए। डिस्टेंस का उसने इंटरवल लिया है, तो उसने 150 का डिफरेंस लेते हुए यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर्स में लिख लिया है। अब जैसे 8 AM पर ट्रेन स्टार्ट हुई, 8 AM के बाद वो चलना चालू करी, तो हम क्या करेंगे, आगे चलाएंगे। तो 10 AM पर वो कहाँ पहुँची, वो यहाँ पहुँची। ये 150 है, 150 से थोड़ा ऊपर है तो करीबन 152 या 153 चली होगी, ठीक है। उसके बाद 12 PM, तो 12 PM पे आप देख रहे हो तो ये 300 और 450 के थोड़े बीच में है, तो ये करीबन 375 तक गई होगी, या 400 तक इसने क्रॉस की होगी। ओके। अब नेक्स्ट 2 PM, तो 2 PM में देखो यह 450 और 600 के बिल्कुल बीच में है, तो 450 और 600 के बीच में है, मतलब ये कितना होगा, 525 करीबन होगा ये।
ओके। देन 4 PM पे ये क्या हो रहा है, 750 और 900 के बीच में आई है। 6 PM पे वो कहाँ पर पहुँच गई है, तो 1050 किलोमीटर पर ये पहुँच गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले डॉट्स बनाते हैं और उसके बाद फिर इन लाइन को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका लाइन ग्राफ हो गया। ओके इस ग्राफ से हमको क्या पता चला, तो एक लाइन ग्राफ में जो है वो बिट ऑफ लाइन सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक के एक लाइन सेगमेंट। उसके बाद बाय कन्वेंशन वी टेक द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। अपने कन्वेक्शन के हिसाब से आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप एक्स एक्सिस पे रख रहे हो, और जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम वाई एक्सिस पे रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें आपको लाइन ग्राफ बनाने की अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत है नहीं, अभी आपको सिर्फ आपको एक लाइन ग्राफ बना मिलेगा, आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हो तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट रिकॉर्डेड एवरी 2 आवर। हर 2 आवर में किसी पेशेंट का टेम्परेचर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 9 AM, 11 AM, 1 PM, 3 PM एंड 5 PM। टेम्परेचर रिकॉर्डेड 34, 36, 38, 40, 42। उसने डिफरेंस ले लिया है 4 का और 2 का। यहाँ पर उसने टेम्परेचर लिया है और यहाँ पर उसने टाइम लिया है। अब यहाँ आपको ग्राफ बना मिलेगा और इसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, नेम द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो टाइम हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन में देख लो लिखा है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका टेम्परेचर, जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 11 AM। 11 AM पे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। देखो यहाँ पर ये 11 AM है, 11 AM के आप ऊपर जाते जाओ, ये आपका कहाँ पर मिल रहा है पॉइंट, यहाँ पर मिल रहा है। ओके, ये 38 और 48 के बिल्कुल बीच में है ना। तो 38 और 40 के बीच में क्या आएगा, ये 39 आएगा। तो इसका टेम्परेचर कितना है 11 AM पे, 39 डिग्री सेल्सियस। आप यूनिट लिखना ना भूलें, या डिग्री सेल्सियस में दी हुई है तो आप डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो आंसर लिखा है एट 11 AM द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज 39 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम द पेशेंट टेम्परेचर वॉज 39.5 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम पर उसका टेम्परेचर 39.5 डिग्री सेल्सियस था। अब 39.5 कहाँ पर आएगा, तो ये 38 है, ये 40 है, यहाँ करीबन 39.5 यहीं कहीं आएगा। ये तो आपका 39 था, ये देखो ये जो है ये आपका क्या है 39.5 है, ये 39 से थोड़े ऊपर पे है तो ये 39.5 कहलाएगा। तो ये कितने बजे उसका टेम्परेचर 39.5 था, तो 1 PM के करीब उसका टेम्परेचर कितना था 39.5 था। तो आप लिखोगे एट 1 PM द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज 39.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसे ही आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर डबल लाइन ग्राफ बने हुए हैं, जैसे डबल बार ग्राफ होता है वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, डबल लाइन ग्राफ है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है, द फॉलोइंग ग्राफ शो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 6 डेज ऑफ अ वीक। किसी वीक के 6 डेज का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को हमको स्टडी करना है और हमें क्वेश्चन के आंसर्स देना है। एक्स एक्सिस पे उसने डेज ले लिया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ये वाला मैक्सिमम के लिए है आपका जो ग्राफ बना हुआ है, और ये वाला आपका मिनिमम के लिए ग्राफ बना हुआ है। ओके, अब इसको देख के हमको क्या करना है, आंसर्स देते जाना है। सबसे पहला पूछा है व्हाट वाज द हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग दीज डेज। मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा वाला है, ये। अब मैक्सिमम टेम्परेचर में पूछा है सबसे हाईएस्ट कौन सा, मतलब सबसे ऊपर पीक किसकी गई है। तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर पीक किसकी गई है, ये है ना, ये और ये है ना, देख सकते हो आप यहाँ पर,
ये दिया है और एक ये दिया है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट वाला है 40 और 45 के ये बीच में है, तो 40 और 45 के बीच में है, तो ये करीबन 40 से देख लो आप, ये 1 2 और फिर उसके ऊपर पे है, तो ये करीबन 42.5 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। आप बुक में अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 42.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग दीज डेज, मतलब मिनिमम टेम्परेचर में सबसे कम कौन सा है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये 20 से स्टार्ट हुआ, 30 तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो सबसे कम वो कहाँ पर आया, सबसे कम वो यहाँ पर आया, और वो कितने डिग्री पर है, 15 डिग्री पर है, ट्यूसडे के दिन, है ना। तो हमें डे तो नहीं पूछा है, हमको सिर्फ पूछा है कि सबसे लोवेस्ट कौन सा है, तो सबसे लोवेस्ट कौन सा है, तो 15 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिखोगे द लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट है ऑन विच डेज देयर वॉज लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, व्हाट वॉज द डिफरेंस। सबसे कम डिफरेंस कब था हमको ये बताना है ना। तो आप क्या करोगे, पहले दोनों को कंपेयर करोगे। जैसे संडे के दिन 20 था मिनिमम और मैक्सिमम कितना था, 40 था, कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट अगर आप मंडे के दिन देखो तो मिनिमम कितना था, 30 और मैक्सिमम कितना था, नियर अबाउट 42.5 डिग्री सेल्सियस था। देन ट्यूसडे के दिन 15 था, मैक्सिमम कितना था, 30 था। डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, ये करीबन 15 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप कंपेयर करोगे कि सबसे लीस्ट डिफरेंस किस में था, तो सबसे लीस्ट डिफरेंस जो था वो मंडे के दिन था। यहाँ पर मिनिमम तो कितना था, 30 और मैक्सिमम कितना था, 42.5। तो सिर्फ कितने का, 12.5 का डिफरेंस हो गया। कैसे 12.5 का डिफरेंस हुआ, मिनिमम कितना था बेटा उसका, 30 था, है ना, और मैक्सिमम कितना था, 42.5 होता। हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके निकालते हैं। तो 42 बड़ा है तो 42.5 और ये कितना हो जाएगा, 30.5। माइनस कर लेंगे, ये 5 2 3 में से 4 गया तो 1, तो 12.5 डिग्री सेल्सियस। किस दिन, तो मंडे के दिन। तो आप यहाँ लिखोगे मंडे 12.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ऑन विच डे द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू इट्स लीस्ट। किस दिन टेम्परेचर सबसे लीस्ट पर ड्रॉप डाउन हुआ था। तो अभी अभी हमने देखे थे किस दिन हुआ था, वो ट्यूसडे के दिन सबसे लीस्ट ड्रॉप डाउन हुआ था। कितना हुआ था, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तो हम डे कौन सा लिखेंगे यहाँ पर, ट्यूसडे लिखेंगे, ठीक है। तो ये लेट्स ट्राई 1 है, आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको पास 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, एक डबल लाइन ग्राफ वाला है और 2 आपके सिंगल लाइन ग्राफ वाले हैं। कुछ नहीं, इसमें भी आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स करना है, आपको सिर्फ ग्राफ को देखते जाना है और क्वेश्चन के आंसर्स देते जाना है, ठीक है। तो आप लेट्स ट्राई 1 सॉल्व कीजिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।